हमारा पर्यावरण। अध्याय 15। हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। पारितंत्र, इसके संगठन क्या हैं। सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों एवं जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक हैं। ठीक है। जैव घटक में क्या क्या आता है? सभी जीव। और अजैव घटक में ताप, वर्षा, वायु, मृदा, मिट्टी, खनिज। उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्य क्रियाएं करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटक द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। वन, तालाब एवं झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है ना। बगीचा तो मानव लगाते हैं, पेड़, फूल, पौधे। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं। सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं। वो उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो उत्पादक, प्रोडक्शन। नेक्स्ट करो। संभवतः आपने एक जल जीवशाला एक्वेरियम देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करें। जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। एक बड़ा जाल भी ले सकते हैं। जल, ऑक्सीजन एवं भोजन हम एक वायु ताप वातित्र द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली को भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई का क्या आवश्यकता है? क्या हमें इसी प्रकार तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए और क्यों नहीं? सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परिजीवी में बांटा गया है। क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं एवं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जक के न रहने पर मृदा की प्रकृति पुनः होती रहती है? नहीं। जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसे जलीय जीव के साथ न रखे जो दूसरे को खा जाए? है ना।
अन्यथा क्या हुआ होता? समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूह में जीव एक दूसरे को किस प्रकार निर्भर करती है। जलीय जीवों के नाम उसी प्रकार लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा एक ऐसी श्रृंखला स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 चरण हो। बताओ जलीय जीव में बताओ। जैसे शार्क होगा, व्हेल होगा, तो किसको खा जाएगा? छोटे छोटे मछलियों को खा जाएगा, तो वही बनेगा। और इसमें जलीय जीव में तो वही होगा ना। और क्या होगा? क्रोकोडाइल भी अगर जलीय जीव में आ जाए तो अगर क्रोकोडाइल को रखेंगे और फिश को रखेंगे तो वो भी तो खा जाएगा। क्रोकोडाइल भी आएगा ना, जल में रख सकते हैं ना, पानी में भी रहती है ना क्रोकोडाइल। रेप्टाइल नहीं है, एम्फीबियस एनिमल है क्रोकोडाइल, है ना। रेप्टाइल तो है ही, रेंगता है मगर पाँव होती है उसे। तो ये क्या होता है? एम्फीबियस एनिमल होता है। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं?